हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम शर्मा टॉक ऑन सोशियोलॉजी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, काफ़ी दिनों से जो है हम सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करा रहे हैं, जो यूजीसी नेट, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और जीआईसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट आपके सामने ही है, बहुत ज़्यादा दिन है नहीं, कभी भी डेट घोषित हो सकती है। इससे प्रैक्टिस सेट आप जितना जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे, उतनी ही आपको जो है आपकी तैयारी में जो है बूस्ट होगा, आपकी तैयारी में फ़ायदा मिलेगा आपको। ठीक। जो चीज़ें कन्फ्यूजन है, प्रैक्टिस से क्या होता है, कन्फ्यूजन वाली चीज़ें दूर हो जाती हैं। ठीक। और थ्योरेटिकल भी जो है कि आपको क्लियरिटी आएगी। चलिए हम देखते हैं, और आप लोग से यही होप है कि जब वीडियो खत्म हो जाए तो आप लोग जरूर ये बताया कीजिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक। कमेंट बॉक्स में आपको बताने से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। आप खुद को आंक सकेंगे आप कितने जो है कि आपकी तैयारी कितनी है। और जो क्वेश्चन गलत होता है, निराश ना हुए, उसको और बेहतर बनाने का प्रयास करें। एक क्वेश्चन से ढेर सारे क्वेश्चन का सार निकालें। ठीक। और हम यहाँ तो आपको डिस्क्राइब करते ही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है? समाजशास्त्र के जनक का जन्म फ्रांस में हुआ। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि समाजशास्त्र के जनक का जन्म फ्रांस में कब हुआ। पहली बात तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि समाजशास्त्र के जनक कौन थे। यहाँ देखते हैं समाजशास्त्र के जनक कौन थे। तो समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं काम्टे। ठीक। अगस्ट कॉम्ट जो है समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। ठीक। इनका जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। फ्रांस कहाँ है? यूरोप में है। ठीक। इतनी चीजें क्लियर हुई आपको। ठीक। अब ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में ये सही है। 1798 1798 में फ्रांस में समाजशास्त्र के जनक का जन्म हुआ। डेट को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन होता है और प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है कि डेट को कैसे याद रखा जाए। तो हम बताते हैं, बहुत इजी तरीका है कि अगर डेट को याद करना है तो किसी न किसी डेट से आप उसको कनेक्ट करके, किसी न किसी घटना से कनेक्ट करके आप उसको याद रख सकते हैं। जैसे हम यहाँ आपको याद करवाते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, 1789। 1789 में एक घटना घटी थी, फ्रांस की क्रांति। ठीक। और फ्रांस की क्रांति का बहुत बड़ा योगदान था, जिसने समाजशास्त्र नामक विज्ञान को जन्म दिया। अगस्त कॉम्ट जो है इस क्रांति के आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद जो अगस्त कॉम्ट का जन्म हुआ था। और अगस्त कॉम्ट ने 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र की बात की, जो उससे पहले इसका नाम था सोशल फिजिक्स। फिर बाद में जो है 1838 ईस्वी में ही इसको चेंज करके समाजशास्त्र रखा। ठीक, सोशियोलॉजी रखा। इनकी पुस्तक है पॉजिटिव फिलॉसफी, पॉजिटिव पॉलिटी। ये बहुत ही 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ठीक। ये बौद्धिक 3 स्तर को बांटते हैं, बुद्धि के विकास को 3 स्तर में बांटते हैं। ठीक। और फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति, ये 2 ऐसे क्रांतियां थे जो डायरेक्ट जो है समाजशास्त्र के जन्म के लिए योगदान दिए थे। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। सामाजिक विचारक जिसने सामाजिक एकता के प्रत्यय के महत्व पर बल दिया, जिसने सामाजिक एकता के बारे में बात की, कौन है वो? ऑब्वियसली कौन है? इमाइल दुर्खिम है। ठीक। इमाइल दुर्खिम सामाजिक एकता की बात करते हैं। ठीक। थोड़ी सी इमाइल दुर्खिम के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने 4 प्रकार के सुसाइड की बात की है। 4 प्रकार के सुसाइड के 4 प्रकार के सुसाइड के बाद जो है इन्होंने सामाजिक तथ्य की बात की है। ठीक। इतनी चीजें इनके बारे में जरूर याद रखिए। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं मैक्स वेबर को। मैक्स वेबर मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया की बात करते हैं, सत्ता और शक्ति की बात करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर उद्विकासवादी हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये एक उद्विकासवादी हैं। कार्ल मार्क्स, इनकी थ्योरी है भौतिक ऐतिहासिकवाद है। ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन किस क्रम में आवारित है? मतलब क्रम से लगाना है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, 4 घटनाएं दी हुई हैं और नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं। इसको आप देखिए और करने का प्रयास कीजिए। चलिए हम देखते हैं ऑप्शन क्या सही होगा। सबसे पहले कौन आया? ठीक। तो सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आया पहले नंबर पे आदिम समाज, इसके बाद एशियाई समाज, इसके बाद प्राचीन समाज, फिर सामंतवादी समाज।
ठीक, ये कार्ल मार्क्स की अवधारणा है। कार्ल मार्क्स जो है कि उत्पादन शक्ति के आधार पे वर्गों में बांटा है। आदिम समाज, एशियाई समाज, प्राचीन समाज और सामंतवादी समाज। कौन सा सही होगा? तो देखते हैं 1324 1324 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, ये कार्ल मार्क्स की अवधारणा है। और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता पूंजीवादी समाज से संबंधित नहीं है? कौन सी विशेषता ऐसी है जो पूंजीवादी समाज से संबंधित नहीं है? ठीक, आपको देख के एक नजर में समझ में आ जाना चाहिए कौन सी विशेषता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, देखिए और बताइए। देखिए कौन सा है? तो निजी संपत्ति का अंत। इसमें क्या सही है? निजी संपत्ति का अंत। ये क्या है? ये पूंजीवादी समाज से संबंधित नहीं है। क्यों? क्योंकि पूंजीवादी समाज की विशेषता है कि वहां संपत्ति को निजी कर दिया जाए, प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। ठीक, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जाए, ज्यादा से ज्यादा संपत्ति को इकट्ठा किया जाए। ठीक, यहाँ ये निजी संपत्ति का अंत किसका विशेषता है? तो समाजवादी का विशेषता है। ठीक, समाजवाद जो है समाजवादी समुदाय या समाजवादी समाज की विशेषता है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय के रूप में स्वीकार करने योग्य है? एक समुदाय के रूप में स्वीकार करने योग्य किसे हम, चारों ऑप्शन में किसे हम समुदाय कहेंगे? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, जनजाति। जनजाति को हम समुदाय के रूप में मान सकते हैं। कैसे? पहले तो हम देखते हैं समुदाय की विशेषता क्या है। ठीक, समुदाय की विशेषता देखते हैं। समुदाय क्या है? एक भौगोलिक क्षेत्र हो। ठीक, कैसा क्षेत्र हो? एक भौगोलिक क्षेत्र हो, एक सीमित क्षेत्र हो जिसमें समान संस्कृति, समान भाषा, समान बोली बोलने वाले या समान संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हों। ठीक, वो सामान्य जीवन व्यतीत करते हो, ना कि विशिष्ट या विशेष जीवन। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। और जनजातियों में ऐसा होता है कि उनकी एक क्षेत्र, उनका एक अलग क्षेत्र होता है, उनकी अपनी भाषा होती है, उनकी अपनी बोली होती है, उनकी अपनी संस्कृति होती है। और सामुदायिक भावना सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सामुदायिक भावना होना। ठीक, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं? समाजीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? ये जो समाजीकरण की प्रक्रिया है, इसमें कौन जो है समाजीकरण की प्रक्रिया में कौन सी ऐसी संस्था है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है? तो ऐसी कौन सी संस्था है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। और देखिए कौन सी है। ऑप्शन नंबर डी सही है, परिवार। परिवार एक ऐसा संस्था है जो बचपन से बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है समाजीकरण के लिए। ठीक, और पार्सन्स कहते हैं परिवार वह कारखाना है जहां व्यक्तित्व का उत्पादन होता है। समझ में आई ये बात? पार्सन्स का कथन क्या है कि परिवार वह कारखाना है जहां व्यक्ति का उत्पादन होता है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है? महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। महत्वपूर्ण भूमिका परिवार अदा करती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथन किस अवधारणा के लिए सही है? ठीक, ये एक कथन दिया हुआ है और नीचे जो है कि अवधारणा दी हुई है, किसके लिए सटीक बैठता है इसको देखेंगे। पहले कथन पढ़ते हैं। एक सामान्य समाज में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को सहन करना तथा विभिन्न समूहों को अपनी प्रभेदक संस्कृति को प्रतिधारणा करने देने को कहा जाता है। लैंग्वेज थोड़ा टफ है इसकी, हम बांट के पढ़ेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, ये कह रहा है कि एक कोई सामान्य समाज है जहाँ विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां रहती हों और वो एक दूसरे से मिलजुल के रहती हों। ठीक, और अपने अपने संस्कृति को मानते भी हों। समझ में आया? अपने अपने अस्तित्व को न खोकर, अपने अस्तित्व को बनाए रखकर एक साथ रहती हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सांस्कृतिक बहुलवाद। सांस्कृतिक बहुलवाद ये है कि अपने अस्तित्व को बनाए रखकर सभी कई प्रकार की कई संस्कृतियां एक साथ एक जगह निवास करती हूँ, ये सांस्कृतिक बहुलवाद कहलाता है। सांस्कृतिक एक तत्ववाद क्या कहलाता है? सांस्कृतिक एक तत्ववाद कहलाता है कि जहाँ केवल एक ही संस्कृति का जो है कि वर्चस्व हो। ठीक,
सांस्कृतिक सापेक्षवाद क्या कहलाता है? सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहलाता है किसी दूसरे संस्कृति के तुलना में अपनी संस्कृति को महान मानना, सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहलाता है। सांस्कृतिक एकीकरण क्या कहलाता है? जब कई संस्कृतियां एक साथ मिल जाती हैं तो उसको सांस्कृतिक एकीकरण कहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। एक समुदाय, ठीक, ये इन चारों ऑप्शन में जो है समुदाय को सबसे अच्छा व्यक्त कौन करता है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, जवाब दीजिए, एकदम कूल रह के, कूल माइंड से जवाब दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। चलिए देखते हैं। ये सही है, सामुदायिक भावना व्यक्त करना। समुदाय के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है सामुदायिक भावना व्यक्त करना, सामुदायिक जागरूकता होना, ठीक। इसकी सारी विशेषताओं में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि सामुदायिक भावना होनी चाहिए। समझ आ गया? अब हम आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन समाजशास्त्री विशेषात्मक संप्रदाय का है? विशेषात्मक संप्रदाय, फॉर्मल स्कूल। विशेषात्मक संप्रदाय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फॉर्मल स्कूल, ठीक। दुर्कीम स्मॉल सोरोकिन वर्ड, कौन है इसमें? इसमें है स्मॉल, ठीक। स्मॉल जो है किससे रिलेटेड है? तो यह है फॉर्मल स्कूल से। देखिए, दो तरह के स्कूल पाए जाते हैं समाजशास्त्र में, जो है दो तरह के स्कूल पाए जाते हैं। एक विशेषात्मक या स्वरूपात्मक संप्रदाय, एक समन्वयात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय जो है ये खासकर जो है अमेरिकी जो है समाजशास्त्री हैं, और समन्वयात्मक में भी हैं कुछ, और ये सबसे ज्यादा है फ्रैंकफर्ट वाले जो हैं, जो समाजशास्त्री हैं, वो महत्वपूर्ण माने जाते हैं इसमें। विशेषात्मक संप्रदाय क्या कहता है कि ये समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान बनाने का प्रयास करता है। समन्वयात्मक संप्रदाय कहता है कि समाजशास्त्र को साधारण विज्ञान बनाया जाए, या समाजशास्त्र को साधारण विज्ञान माना जाए, ठीक। विशेषात्मक संप्रदाय में कौन आते हैं? तो सिमेल आते हैं। सिमेल विशेषात्मक संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। सिमेल हैं, मैक्स वेबर हैं, वॉन वीज हैं, वीरकांत हैं, स्मॉल हैं। ये लोग विशेषात्मक संप्रदाय से हैं, फॉर्मल स्कूल से। और जो है समन्वयात्मक संप्रदाय से सोरोकिन, दुर्कीम, हाबहाउस, वॉर्ड, ये सभी लोग जो हैं किससे हैं? तो स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई, इसको नोट कर लीजिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, स्वरूपात्मक समन्वयात्मक संप्रदाय से। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्री संस्था की परिभाषा करते हैं, ठीक। संस्था की परिभाषा में समाजशास्त्री किसको मानते हैं, किसको संस्था कहते हैं, पहले ये देखते हैं। चलिए 4 ऑप्शन सामने हैं आपके, कोशिश करिए। आई होप आप लोग को आंसर मिल गया होगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, ठीक। संस्था क्या है? संस्था है नियम कानून। क्या है संस्था? संस्था नियम कानून है, आदर्श मानक मूल्य है, इसको संस्था कहते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये जनजाति से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की आपराधिक जनजाति से संबंधित है? उत्तर प्रदेश की आपराधिक जनजाति किसे माना जाता है? आपके सामने 4 आंसर है, 4 जनजातियां दी हुई हैं और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कौन है इसमें? इसमें चेरू और कोरवा। चेरू और कोरवा को आपराधिक जनजाति माना जाता है उत्तर प्रदेश की, ठीक। 2, 3 और 4। 3, 4 किसमें है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि समूह की निम्नलिखित परिभाषा किसने दी है, ठीक। ये एक कोटेशन दिया हुआ है जो चारों थिंकर में से किसी एक का है, पढ़ते हैं। जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। ये अवधारणा किसने दी है? ये अवधारणा दी है ऑकबर्न और निमकॉफ ने। ऑकबर्न निमकॉफ कहते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या 2 या 2 से अधिक लोग एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ना केवल मिलते हैं बल्कि प्रभावित करते हैं,
तो सामाजिक समूह का निर्माण होता है। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। संघर्षशील एवं औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया? ठीक, समाज को दो भागों में किसने बांटा? संघर्षशील और औद्योगिक किसने बांटा? तो वो है हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक, हर्बर्ट स्पेंसर जो है समाज को दो भागों में बांटा है। ठीक, संघर्षशील और औद्योगिक। ठीक, जॉर्ज सीमेल अभी हमने आपको बताया स्वरूपात्मक संप्रदाय के जनक माने जाते हैं, और दुर्खिम के बारे में हम तो अभी ऊपर चर्चा किए ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? एन इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोशियोलॉजी किसकी बुक है? ये किसकी बुक है? पार्क और बर्गेस की है। पार्क और बर्गेस ने एन इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक, और डेविस मूर इनको जो है कि प्रकारवादी माना जाता है। ठीक, और गिलिन की बुक है कल्चरल सोशियोलॉजी। ओके, गिलिन की बुक क्या है? कल्चरल सोशियोलॉजी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी किसने प्रारंभ किया? अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से। ठीक, चार ऑप्शन सामने हैं आपके, लीजिए। तो किसने किया? स्मॉल ने। स्मॉल ने 1895 में एक जर्नल प्रकाशित की, उसका नाम क्या था? अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक, स्मॉल जो है शिकागो स्कूल के जनक माने जाते हैं। शिकागो स्कूल जो है, शिकागो यूनिवर्सिटी अमेरिका में है, शिकागो स्कूल के जनक माने जाते हैं। और एक स्कूल है शिकागो स्कूल, और दूसरा स्कूल है फ्रैंकफर्ट स्कूल। दो स्कूल बहुत महत्वपूर्ण स्कूल हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। C.H. कूले। C.H. कूले जो हैं स्व और समाज को C.H. कूले कहते हैं स्व और समाज जुड़वा बच्चे हैं। ठीक, कौन? स्व और समाज जुड़वा बच्चे हैं। ठीक, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है निम्नलिखित में से किसने आविष्कार और प्रौद्योगिकी को संस्कृत के विकास में महत्वपूर्ण बताया है? कौन आविष्कार और प्रौद्योगिकी को संस्कृत के विकास में महत्वपूर्ण बताता है? कौन है? तो लेस्ली वाइट। इसमें सही कौन सा है? लेस्ली वाइट। ठीक, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन से वक्तव्य वृहद समाज के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा वक्तव्य वृहद समाज की अवधारणा नहीं देता? क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। एक ऐसा समाज जिसमें समाज के सदस्यों के बीच अनभिज्ञता होती है। अनभिज्ञता का मतलब होता है अनजाना होना या दूरियां होना। ठीक, ऑप्शन 2, एक ऐसा समाज जो प्राथमिक संबंधों पर आधारित हो। ऑप्शन नंबर 3, एक ऐसा समाज जिसके सदस्य सामाजिक एवं भौतिक रूप से निरंतर गतिशील हो। ऑप्शन नंबर 4, एक ऐसा समाज जिसमें परंपरागत मूल्यों और लक्ष्यों की प्रधानता हो। इसमें कौन? वृहद मतलब बड़ा समाज। बड़ा समाज की अवधारणा कौन सी है? वृहद समाज की अवधारणा है एक ऐसा समाज जो प्राथमिक संबंधों पर आधारित है। कौन सा है? एक ऐसा समाज जो प्राथमिक संबंधों पर आधारित है। और दूसरा कौन सा है? एक ऐसा समाज जो जिसके सदस्य सामाजिक और भौतिक रूप से निरंतर गतिशील होते हैं। आप वृहद समाज के नाम पे जान सकते हैं, शहर की अवधारणा ले सकते हैं, और स्मॉल या जो है लघु समाज के आधार पर गांव की अवधारणा ले सकते हैं। गांव में क्या होता है? मूल्य और लक्ष्यों की प्रधानता होती है, और क्या होता है कि लोग एक दूसरे को ज्यादा जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है। प्राथमिक संबंधों पे आधारित कौन होता है? तो ग्रामीण समाज होता है। तो 1 और 4 सही है। 1 और 4 किस में है? देखते हैं। 1 और 3 सॉरी, 1 और 3 किस में है? वो 1 और 3 है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक, ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समुदाय वह लघु क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पक्ष समाहित होते हैं। समुदाय की एक अवधारणा है, ये कोटेशन है, किसने दिया है कि समुदाय
वह लघुत्तम क्षेत्रीय समूह है। ठीक, लघुत्तम क्षेत्रीय समूह का मतलब है कि छोटा से छोटा क्षेत्रीय समूह जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पक्ष समाहित होते हैं। यह अवधारणा किसकी है? तो ये अवधारणा है किंगस्ले डेविस की। ठीक, ये चीज याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण की औपचारिक एजेंसी है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। इस पे बहुत ध्यान से आंसर दीजिएगा कि कौन सामाजिक नियंत्रण की औपचारिक एजेंसी है। दो प्रकार की एजेंसी होती है, एक औपचारिक होती है, एक अनौपचारिक होती है। तो औपचारिक एजेंसी यहाँ पूछ रहा है, तो कौन है? राज्य। ठीक, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको समझाना चाहेंगे, और समझाना ये है कि एक है एजेंसी। ठीक, राज्य का औपचारिक का मतलब औपचारिक क्या क्या हो जाएगा? राज्य भी हो जाएगा, कानून भी हो जाएगा, पुरस्कार, दंड और जनमत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा क्या है? औपचारिक एजेंसी, एजेंसी की बात किया है। ठीक, अगर साधन की बात करता तो औपचारिक साधन कौन से हैं? कानून है, पुरस्कार, दंड है और जनमत है। लेकिन एजेंसी की बात कर रहा है तो एजेंसी में राज्य हो जाएगा, शैक्षणिक संस्थान हो जाएंगे। ठीक, ये चीज समझ में आ गई आपको? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 20 है, अभिप्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा किसने विकसित की है? अभिप्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा किसने विकसित की है? क्वेश्चन नंबर 20 है, ऑप्शन दीजिए आप लोग। किसने की है? मर्टन ने। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विवाह का समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य किस बिंदु पर आधारित होता है? मतलब विवाह का अध्ययन करने में जो समाजशास्त्री विवाह का अध्ययन करते हैं वो किस चीज पे फोकस ज्यादा करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है समाजशास्त्रियों के लिए? चारों ऑप्शन आपके सामने है, क्या है? भूमिकाओं की व्यवस्था, सिस्टम ऑफ रोल्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, यह किसका कथन है कि स्कूल एक दमनकारी संस्था है? किसका कथन है? एक बुक है डी स्कूलिंग, क्या नाम है? डी स्कूलिंग। ठीक, डी स्कूलिंग बुक है, वो किसकी है? इवान इलिच की बुक है डी स्कूलिंग, और इसी में कहते हैं कि स्कूल एक दमनकारी संस्था है। ठीक, स्कूल क्या करता है? दमन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को हम देखेंगे। वे सभी क्रियाकलाप जिसमें लोग सादृश्य चीजें साथ साथ करते हैं, कौन सा ऐसा क्रियाकलाप है जिसमें लोग साथ में रह के एक साथ जो है सादृश्य चीजें करते हैं, एक जैसी चीजें करते हैं? तो कौन सा क्रियाकलाप है? तो वो है प्रत्यक्ष सहयोग से। जब लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे, सहयोग करके एक साथ एक तरह से काम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ये डेट से संबंधित क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक तरफ जो है थिंकर दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनका जन्म और मृत्यु का समय दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए, अगस्ट कॉम्ट, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन यही था, अगस्ट कॉम्ट का। अगस्ट कॉम्ट का जन्म कब हुआ था? फ्रांस की क्रांति से याद रखिए, फ्रांस की क्रांति 1789 की 10 साल बाद किसका जन्म हुआ था? अगस्ट कॉम्ट का। अगस्ट कॉम्ट का जन्म कब हुआ था? 1798 में, और मृत्यु कब हुई थी? 1857 में। आप याद रखिए, इन भारत में जो है सबसे पहले स्वतंत्रता की क्रांति मानी जाती है, वो कौन सी मानी जाती है? 1857 की क्रांति मानी जाती है। तो ये ए का फर्स्ट हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म हुआ था 1820 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1902 में। इमाइल दुर्खीम का जन्म हुआ था 1858 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1917। देखिए, अगस्ट कॉम्ट और इमाइल दुर्खीम को अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो अगस्ट कॉम्ट का जन्म हुआ था 1798 में। ठीक, 1798 में अगस्ट कॉम्ट का जन्म हुआ था, और उसके बाद जो है 1857 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1857 के मृत्यु के जस्ट एक साल बाद अगर देखें तो इमाइल दुर्खीम का जन्म हो गया था 1858 में। इस तरह कनेक्ट करेंगे चीजों को तो याद रहेगा। ठीक, तो इमाइल दुर्खीम का जन्म कब हो गया था? 1858 में। तो उनका मृत्यु कब हुआ? 1917 में। उसके बाद मैक्स वेबर का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? तो ये 1864 में हुआ था।
ये चीजें याद रखिए। चलिए हम मिलाते हैं, देखते हैं। ए का वन का किसमें है, बी और सी। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 भी देख लेते हैं, डी तो नहीं, उसमें नहीं है। बी और सी में से है, तो हर्बर्ट स्पेंसर का 2, तो कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एक नियंत्रित अर्थव्यवस्था राज्य द्वारा प्रबंधित होती है। ये ऑप्शन जो है कथन कह रहा है कि जो एक नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती है उस पे राज्य का जो है नियंत्रण होता है। ठीक, कारण क्या है, अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए राज्य अधिकृत होती है। ठीक, कारण भी सही है। ठीक, ए भी सही है, आर भी सही है, और इसका जो रीजन है वो भी सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा, चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान की प्रस्तावना में प्रस्तुत भारतीय जनतंत्र के लक्षणों का सही व्यवस्था क्रम क्या है। तो संविधान में प्रस्तावना होती है, उसमें भारतीय जनतंत्र के जो लक्षण है उसके सही क्रम क्या है, इसको जो है आप लोग देंगे। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक गणराज्य। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, सोशियोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन किसकी बुक है, सोशियोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन किसकी बुक है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो सोशियोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन किसकी बुक है, तो वो है सोरोकिन की। ठीक, सोरोकिन ने जो है सोशियोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन नामक बुक लिखा है। ठीक, इन्होंने ध्रुवीकरण का सिद्धांत दिया है और सीमाओं का सिद्धांत भी देते हैं। इनकी एक दो बुक और है, इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। सोशल मोबिलिटी नामक इन्होंने बुक लिखा है, और दूसरी बुक है क्राइम एंड पनिशमेंट। ठीक, दो बुक है, सोशल मोबिलिटी और क्राइम पनिशमेंट, और ये सोशल ऑफ रेवोल्यूशन तीसरी बुक है, इंपॉर्टेंट बुक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ध्रुवीकरण के सिद्धांत दिए हैं, और दूसरा क्या सिद्धांत है, सीमाओं का सिद्धांत है, ये भी दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम आधुनिक अर्थव्यवस्था के नेटवर्क को सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत करता है। तो आधुनिक अर्थव्यवस्था का नेटवर्क के बारे में बात हो रहा है। ठीक, तो अगर हम आधुनिक अर्थव्यवस्था के नेटवर्क को एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक फैक्ट्री लगानी है। ठीक, तो फैक्ट्री लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूंजी की व्यवस्था करेंगे। पूंजी की व्यवस्था कहाँ से होगी, निवेश। जब हमारे पास निवेश आएगा पूंजी आएगी, फैक्ट्री बना के क्या करेंगे, एक फैक्ट्री बनानी है तो हम पूंजी की व्यवस्था करेंगे। पूंजी के साथ साथ जो है उत्पादन, जब फैक्ट्री बन जाएगा तो उसमें उत्पादन करेंगे, उत्पादन हो जाएगा तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वितरण करेंगे, और वितरण करने के बाद उस वस्तु का क्या होगा, उपभोग होगा। तो इससे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, चीजें बहुत ही आसान होती हैं, बस थोड़ा सा समझने का प्रयास करना चाहिए। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। पूंजीवाद का धर्म आधारित विचार दिया। पूंजीवाद का धर्म आधारित विचार, ये धर्म आधारित विचार को धर्म आधारित विचार कर लीजिएगा। और किसने दिया था, किसने जो है 6 धर्मों का अध्ययन किया, और विश्व के 6 धर्मों का अध्ययन करके पूंजीवाद का विकास प्रोटेस्टेंट धर्म में माना है कि प्रोटेस्टेंट धर्म में कुछ ऐसी इथिक्स हैं, कुछ ऐसी नीतियां हैं जो पूंजीवाद के विकास के अनुकूल है। इसीलिए प्रोटेस्टेंट धर्म में सबसे ज्यादा पूंजीवाद का विकास हुआ है। तो कौन बताते हैं, मैक्स वेबर बताते हैं ये चीज। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और इस क्वेश्चन का उत्तर जरूर दीजिएगा। और चलिए देखिए, इधर जो है बुक्स हैं, पुस्तक है, और इधर कौन से हैं, राइटर हैं कि किस पुस्तक को किसने लिखा है। तो मानव और संस्कृति। ठीक, ये किसकी बुक है, मानव एवं संस्कृति बुक है, एस.सी. दुबे ने लिखा है। विकास का समाजशास्त्र के मिश्रा। मनु की सामाजिक व्यवस्था एस.सी. दुबे ने लिखा है, एस.एम. दुबे ने लिखा है मनु की सामाजिक व्यवस्था।
और भारत में परिवार और विवाह कपाड़िया। ठीक, चलिए आपके लिए होमवर्क है कि एम.एन. श्रीनिवास ने क्या, इनकी कौन सी एक इम्पोर्टेंट बुक है और इन्होंने जो है कौन सी थ्योरी दिया और कहाँ इनका क्षेत्र अध्ययन का कहाँ का था। इसको जो है जरूर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसका आंसर, जिससे आपका रिवीजन प्रॉपर बनता रहे, आप चीज़ों को ना भूलें। और इस आधार पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है देख लेते हैं हम। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी। इसी क्वेश्चन के साथ हम जो है कि इस वीडियो को आज समाप्त करते हैं। क्वेश्चन 30 हो गए हैं, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और लास्ट में आपसे यही अनुरोध है कि जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो और मेहनत करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।